बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 एथिक्स। चैप्टर नंबर 3 एथिक्स क्या है? एथिक्स का लफ्ज एक ग्रीक वर्ड ईथोस से निकला है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। अच्छा, एरिस्टोटल कहता था, बड़ा बड़ा अजीब ठंडा मीठा सा चैप्टर है, इसको होम्योपैथिक सा चैप्टर है। एज इट इज आपने इसको क्रैम करना है, कोई इसमें टेक्निकल बात नहीं है, कोई न्यूमेरिक पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक रट्टा है। एथिक्स एक ग्रीक वर्ड इथोस से निकला है, जिसका मतलब है कैरेक्टर और कस्टम्स, रवायात। एरिस्टोटल अरस्तु जो है वो पहला फिलोसोफर था जो कहता था कि जिसने एथिक्स पढ़ी, और वो कहता था कि अगर माशरे में एथिक्स आ जाए तो एथिक्स इतनी बड़ी या एक मतलब इखलाकियात आ जाए, इसको ऐसे कह लें, तो वो इतना बेहतर है कि वो मोरल, रिलीजियस और लीगल कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। देखें, कानून से भी बेहतर है। इवन वो कहता है कि दीनदारी में शरई हदूद है, लेकिन अगर एक बंदा बाइखलाक हो तो वो उससे भी बालातर, उससे भी बेहतर इंसान बन जाता है, और मोरल इन तीनों से बेहतर है। सर ये याद करनी है? नहीं, सिर्फ रीड करनी, खत्म, एक बार पढ़ने काफी है। सर एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेशन। टैक्स लेजिस्लेटर्स कौन है? कानून साज, जो कानून बनाते हैं। वो कहता है लेजिस्लेटिव ऑफिस इज अ पब्लिक ट्रस्ट एंड एवरी एफर्ट टू रियलाइज पर्सनल गेन थ्रू ऑफिशियल कंडक्ट इज अ वायलेशन ऑफ दैट ट्रस्ट। सर हमारे यहाँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बंदे कानून साजी में इन्वॉल्व हैं, जो बंदे पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं, वो अपने जाती मफाद को मलूजे खातिर रख के कानून पास करवा लेते हैं। सर जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, सर वही पार्लियामेंट्स में बैठे हुए हैं और वो अपनी शुगर प्राइसेस को हाई करवा लेते हैं, अप्रूव करवा लेते हैं, और अपना अपना पर्सनल गेन उनका फोकस होता है। सर दिस इज अनएथिकल। टैक्स लेजिस्लेटर के लिए, टैक्स लेजिस्लेटर कानून जो साजी कर रहा है, ये वो बंदा है जो अवाम का नुमाइंदा है। सर इसको अवाम का नुमाइंदा होने की हैसियत से अवाम का ख्याल रखना चाहिए, ना कि अपना पर्सनल गेन लेना चाहिए। ठीक हो गया? This constitution mandates that the legislator to enact a code of ethics prohibiting conflicts between the public duty and private interest. सर वो यही यहाँ पे ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मैंडेट करता है, हमारा आइन कहता है कि जी हम जो अपनी जो कानून साजी कर रहे हैं लोग, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ना देखें और ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट को देखें। तो उसके बाद वो कहता है कि कोड ऑफ एथिक्स प्रोहिबिटिंग कॉन्फ्लिक्ट। सर उनका अपना पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, उनका जब तजाद आ जाता है, conflict of member of the legislation, disclosure of prohibited conduct and financial interest and post services restriction। सर वो क्या करते हैं, वो सर्विस में होते हैं, ऐसे कानून पास करवा लेते हैं कि जब उनकी सर्विस खत्म होती है तो वो उस कानून से खुद ही बेनिफिट ले लेते हैं। यानी डेयरी में आपको बड़ी ज्यादा उन्होंने मराद दे दिया और बड़ी ज्यादा टैक्स कंसेशंस मिल गई हैं, और आपने क्या किया, आपने उस सबको लेने के बाद फौरी तौर पर खुद डेयरी का बिजनेस शुरू कर दिया। सर लोग क्या करते, कानून साजी में ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसने कहा इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर करता है कि द लेजिस्लेटर एनेक्ट अ कोड ऑफ ethics for all officials and employee of the state and political subdivision। सर ये भी एक प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स है इन लोगों के लिए भी जो कानून साजी करते हैं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये अपना जाती फायदा ना ले। सर चैप्टर नंबर 2 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन।
अच्छा, ये एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्स था कि कितना टैक्स अदा करना है मुझे भी पता हो, जिसने वसूल करना है उसे भी पता हो और यकीन हो, पहला पॉइंट। दूसरा सी था कन्वीनियंस, टैक्स अदा करने का मोड और टाइमिंग आसान हो ताकि मैं इजीली टैक्स अदा कर सकूं जी। पहला ई था इकोनॉमी, इकोनॉमी से मुराद था टैक्स को कलेक्ट करना आसान हो, टैक्स अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर हो रहा हो ताकि टैक्स के पैसे को कलेक्ट करने पे बहुत ज्यादा खर्च ना आए। और चौथा है कैनन्स ऑफ इक्विटी, उसमें वो कहता है हर बंदे को टैक्स अदा करना चाहिए जितनी उसकी इस्तात और एबिलिटी टू पे है उसकी बेस पे। रिच लोगों को ज्यादा टैक्स अदा करना चाहिए और पुअर लोगों को कम टैक्स अदा करना चाहिए, उन्हें टैक्स माफ होना चाहिए। तो जनाब वो कहते हैं कि इक्विटी से मुराद यही कॉन्सेप्ट हमने एबिलिटी टू पे में भी पढ़ा था, यही कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कैनन ऑफ इक्विटी भी है एडम स्मिथ का। सर 2C2E ये हम पढ़ चुके, कुछ एडिशनल कैनन्स भी हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, ये बड़े अहम है जनाब। सबसे पहला कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी वहां पे लिखे हुए हैं, नाम सिर्फ मुख्तलिफ है, यानी इसको हम फिस्कल एडिक्वेसी कहते हैं। याद आया, इतना पैसा जमा होना चाहिए टैक्स से कि हमारा मुल्क इतना रेवेन्यू जमा कर ले कि इससे बोरो करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, कवानीन ऐसे होने चाहिए, टैक्स के कवानीन ऐसे होने चाहिए कि वो इलास्टिक इन नेचर हो, यानी टैक्स की जरूरत ज्यादा हो तो ऐसे कवानीन होने चाहिए हम टैक्स को बढ़ा दें, टैक्स की जरूरत कम हो तो ऐसे कवानीन होने चाहिए, मतलब इतना आसान होना चाहिए कि हम टैक्स को ज्यादा चाहिए तो टैक्स रेट बढ़ा दें, कम चाहिए तो उसको कम कर दें। अच्छा आप गौर करें, हमारा जो कानून है वो भी ऐसा ही है, इन्होंने कहा हुआ है कि टैक्स रेट लिखे हुए हैं स्केड्यूल 1 में लेट से, तो जनाब वो स्केड्यूल 1 से टैक्स रेट को चेंज करते हैं, पूरा कानून बदलने की जरूरत। तो जनाब वो कहता है अगर गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए तो वो ज्यादा, ताकि वो ज्यादा इनकम जनरेट कर सकें ज्यादा रेट पे, तो ये वाला काम इनके लिए आसान होना चाहिए। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वो कहता है इट शुड बी इजीली पॉसिबल फॉर द अथॉरिटीज टू रिवाइज द टैक्स स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट to its coverage and rates to suit the changing requirements of the economy. वो कहता है with changing time and condition, tax system needs to be changed without much difficulty. So ये तीसरा पॉइंट है canon of flexibility का, जिसमें वो कहता है कि आपका ऐसा निजाम होना चाहिए कि अथॉरिटीज के लिए टैक्स के निजाम को बदलना आसान हो, फ्लेक्सिबल हो, टैक्स के निजाम को बदलना आसान हो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि टैक्स के निजाम को हम इजीली बदल सकें। ऊपर है टैक्स की कमाई को कम या ज्यादा, सर इलास्टिसिटी है टैक्स की कमाई को कम या ज्यादा कर सकें, फ्लेक्सिबिलिटी है टैक्स के निजाम और टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकें। सर ये फर्क है। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल, आसान हो, समझना आसान हो, समझाना आसान हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि टैक्स समझ में ही ना आए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, वो कहते हैं कि टैक्स किसी एक पर्टिकुलर चीज से, किसी एक पर्टिकुलर एरिया से टैक्स का रेवेन्यू जमा हो रहा हो, यानी सारा जो है ना जोर या सारी कलेक्शन या सारी रेवेन्यू कलेक्शन किसी एक सोर्स से नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड सोर्सेज होनी चाहिए जिससे हम टैक्स को कलेक्ट कर सकें। गवर्नमेंट शुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज rather than concentrating on a single source of tax. It is not advisable for the government to depend on a single source of tax. This may result in inequity for a certain section of the society and uncertainty for the government raise fund. Sir, जाहिर बात है अगर एक ही सोर्स से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे उसी पे जोर दे देंगे, मिसाल के तौर पे सेल टैक्स है या इनकम टैक्स, अगर इसी से ही सारा टैक्स आ रहा होगा तो जनाब कल को सेल्स पे एक डिप आ जाएगा, कम हो जाएंगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो किसी एक सोर्स पे रिलाय नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड सोर्सेज होनी चाहिए। सर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सर आसान अल्फाज में बताऊं, टैक्स की पुलिस कौन है? एफपीआर।
टैक्स वालों की पुलिस कौन है? FBI। ये कौन है? ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है। याद रखिएगा, पुलिस कानून नहीं बनाती, कानून पे अमल दरामद करती है, कानून का नफाज को यकीनी बनाती है। सर ये ट्रैफिक वार्डन जो खड़े हैं, ये इन्होंने कानून नहीं बनाया, इनको तो खड़ा किया गया है कि इंश्योर करें कि कानून की पाबंदी की जाए। पुलिस भी इसी तरह ही है, पुलिस कानून नहीं बनाती, पुलिस कानून की पाबंदी को इंश्योर करती है। सर एथिक्स फॉर टैक्स, अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ये भी वो लोग हैं, ये कानून नहीं बनाते बल्कि कानून की कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। ये कौन सा इदारा है जी? FBR, Federal Board of Revenue, is empowered under the law to monitor, assess, levy and collect tax as provided in the tax statutes. There are a number of occasions whereby they possess। अच्छा जी, कौन कौन से पावर है? सर पहला पावर है असेस, टैक्स को असेस करना। दूसरी पावर है रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तीसरी पावर है प्रॉपर्टी को सीज कर देना, प्रॉपर्टी को सीज कर देना। चौथी पावर है अटैच बैंक अकाउंट। अटैच बैंक अकाउंट का मतलब है कि एक बैंक अकाउंट मेरा है और एक बैंक अकाउंट मेरी मिसेस का है। अच्छा, मैं फ्रॉड करके अगर मुझसे बाहर चला गया हूं, तो जो मेरी स्पाउस का जो बैंक अकाउंट है वो उसको अटैच कर लिया जाएगा, यानी उस पे जितने पैसे होंगे वो ले लिए जाएंगे। सर इसी तरह ही होता है, ये जितने सियासतदान है सारे, इनके स्पाउस, इनके माइनर, इनके बच्चों के बैंक अकाउंट को भी अटैच कर लिया जाता है, यानी उनको भी पकड़ लिया जाता है या उनसे भी पैसे विड्रॉ कर दिए जाते हैं। कमेंस लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट टैक्स पेयर। सर टैक्स वालों के पास ये पावर भी है कि टैक्स पेयर के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करें, केस करें। अच्छा, अब इन पावर्स, ये जो पावर्स इतनी ज्यादा हैं, इन पावर्स को, इसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी वजह से लोगों की प्रॉपर्टी का और इनकम का नुकसान होता है। इस वजह से ये लोगों को बंद करवा देते हैं, इम्प्रिजनमेंट, कैदी बना देते हैं। These powers can result in a loss of some of the fundamental human rights of the taxpayer. Ethics stands to bring these power within the principle of goodness and morality. वो कहता है कि इन पावर्स की वजह से कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ द टैक्स पेयर का लॉस होता है, और एथिक्स टेंड टू ब्रिंग दीज पावर विद इन द प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस एंड। जो पावर्स इनको मिलती हैं ये इनको मिसयूज करने की वजह से। सर पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद, असास, सतून क्या है? सर ये चार चीजें। सर सबसे पहले फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है सबके साथ फेयर, सबके साथ न्यूट्रल, सबके साथ कंसिस्टेंट रहे। दूसरा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट रहना। ट्रांसपेरेंट से मुराद है all proceeding must be transparent and must be seen as a। इसको आसान अल्फाज में कहते हैं, उर्दू में लफ्ज सोच रहा था मैं, ज़हन में आ गया, शफाफ। यार आपका किसी का टैक्स बनता था, आपने उसके साथ क्या मामला किया? उसका टैक्स माफ किया, उसको टैक्स अदा करने को कहा, जो भी कहा क्लियर सबके सामने हो। ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब होता है। अंडर द टेबल छुपा के बात करना, जी आप मेरी बात अलहदगी में सुने, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हर चीज डंके की चोट पे होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सबके सामने होनी चाहिए। एक्विटी, सारे लोगों के साथ एक जैसा चले। अच्छा, पाकिस्तान में तो अजीब ही मामला है। पाकिस्तान में इशू ये है कि पुअर और सैलरीड क्लास से अपने टैक्स के टारगेट को पूरा करते हैं, वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपना टैक्स अदा नहीं कर रहे होते। सर दिस इज एक्विटी। एक्विटी कहता है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को इररेशनल मैनर से अचीव ना करे। अच्छा, ये अब देखें, सैलरीड पर्सन जो होता है ना, याद रखिएगा, ये तो मजबूर होता है, यानी इसको सैलरी मिलनी ही टैक्स कटने के बाद है, तो सर ये अपनी जगह पे मजबूर होता है। तो इसके हवाले से जो कहा यह गया है कि सर, और टैक्स वाले क्या करते हैं, ज्यादा इन पे ही टैक्स लगाते हैं,
और इन्हीं से ही अपना टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। असूल ये बनता है, एबिलिटी टू पे का तकाजा भी है कि जिस बंदे की इनकम ज्यादा है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अकाउंटेबिलिटी, there must be a strong system of accountability which should control corruption, nepotism and maladministration. सर अकाउंटेबिलिटी का निजाम होना चाहिए, यानी एफबीआर वाले को खुदा नहीं लगे हुए, इनको भी चेक करने वाले लोग होने चाहिए और वो मेक श्योर करें कि ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेपोटिज्म कहते हैं, उर्दू में इसका मतलब होता है अकरवा परवरी, और इसका वैसे सांफाज में मतलब है कि मेरे भाई की टैक्स लायबिलिटी बनी है तो मैंने जी टैक्स का कोई और सेक्शन लगा के उसे माफ कर दिया, किसी और आदमी की बनी है तो उस पर टैक्स ज्यादा लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। करप्शन का मतलब है पैसे लेना, और मेल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मेल, मेलाफाइडी का लफ्ज सुना होगा, जहां भी मेल फंक्शन, इस सब का मतलब होता है खराबी। मेल एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। एथिकल इश्यूज क्या क्या हैं सर? वो जो 4 पिलर्स हमने पढ़े हैं उसके हवाले से कुछ एथिकल इश्यूज हैं, जरा उसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले वो कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, political influence, lack of autonomy, conflict of interest, confidentiality, selective inconsistent application of law, discretion और corruption। यानी ये सारे एथिकल इश्यूज हैं। हम तोहफा कबूल कर लेते हैं, मियाँ साहब का फोन आ गया कि ये मेरा बंदा है, इस पे टैक्स नहीं लगाना। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, यानी आपको ऊपर वाले लोगों से पूछ के फाइनल फैसला करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मैं एफबीआर में मुलाजमत करता हूँ, एक बंदा मेरे पास आया तो मैंने कहा आपका टैक्स तो ज्यादा बन रहा है, ये कार्ड पकड़े इस बंदे के पास चले जाए। अच्छा, वो बंदा जो है वो मेरा ही भाई है और मैं क्या कर रहा हूँ, यानी मैं उसको गाइड नहीं कर रहा, जबकि गाइडेंस के लिए मैं उसे एक दूसरे मतलब दूसरे टैक्स प्रैक्टिशनर के पास भेज देता हूँ, यानी वो अपने ही भाई के पास भेज देता हूँ ताकि वो उसे हेल्प करे। सर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे को मैं लूजे खातिर रखूंगा और सर्विसेज सही तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं दे सकूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, सर टैक्स वाले डिपार्टमेंट में ओथ लेते हैं कि हम जनाब इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं करेंगे, लेकिन आप देखें कि हर चौथे प्रोग्राम में ये डिस्कशन हो रही होती है, ये जो सियासी प्रोग्राम्स होते हैं कि किसने कितने टैक्स जमा कराए, जबकि ये ऑफिशियली ऐसे नहीं कर सकते, ये इंतहाई अनएथिकल है। डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी करना, करप्शन, पैसे ले लेना, सिलेक्टिव या इनकंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉ। जब आपका भाई आया तो आपने आयत का मफहूम अपने मतलब से निकाल लिए, जब और कोई बंदा आया तो आपने उस वक्त कोई और बात कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। In order to avoid pitfall of the abusive use of discretion, सर ये सारे जो पिटफॉल्स हैं, ये इश्यूज हैं, ये जो खराबियां हैं, इसको किन चीजों के जरिए ठीक किया जा सकता है? सर ये कुछ चीजें इसने लिख दी हैं। ओपन फाइंडिंग, ओपन प्लान्स, फेयर, ओपन पॉलिसी, ओपन रीजंस, ओपन रूल, ओपन प्रेसिडेंट। सर इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इन सारी चीजों को, यानी सबके सामने प्लानिंग हो, फाइंडिंग हो, सबके सामने रखा जाए, सबके सामने पॉलिसी हो, आप पे फाइन किया गया, क्यों किया गया, उसकी रीजन सबके सामने रखी जाए, रूल्स बनाए जाए, प्रेसिडेंट सबके सामने हो जिसके मुताबिक फैसला होना। सर ये सारे एथिकल इश्यूज थे। टैक्स इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? सर इसकी बात कर लेते हैं। इसके बारे में वो कहता है कि अ कंसाइज कोड विच कैन एनलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी एज अंडर। सर कौन कौन से कंसाइज कोड्स हैं दैट कैन एनलिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन? अच्छा जी, कंसाइज कोड जो बता रहा है कि कौन कौन सी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, उससे जिम्मेदारियां हैं। सॉरी, सबसे पहला खुद सारे कवानीन की पाबंदी करें और किसी बंदे को कोई रियायत ना दें जो कि कानून ने नहीं दी हुई। दूसरा, खुद ऑनेस्ट और इंटेग्रल रहें, यानी खुद ईमानदार रहें। तीसरा, इम्पार्शल, फेयर, न्यूट्रल और कंसिस्टेंट रहें। चौथा, प्रॉम्प्ट, एफिशिएंट एंड क्वालिटी सर्विस टू ऑल स्टेक होल्डर्स।
पांचवा, refrain from actively participating in political activities. पांचवा, accurately record proceeding and maintain taxpayer information in the strictest confidence and highest level of security. छठा, refrain from soliciting gift for action and non-action. सर, सॉलिसिट कहते हैं एंटाइस करने को, मांगने को। वो कहता है रुके रहें, गुरेज करें किसी को ये कहने से कि हमें गिफ्ट दें। सर, पॉलिटिकल एक्टिविटी से बच के रहें। फिर उसके बाद उसने कहा है प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करें, मेंटेन टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंशियलिटी आपसे पहले बात की है। सर, सारे स्टेक होल्डर्स को क्वालिटी सर्विस दे, अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आए, फेयर। और सर ये देखें, ये फेयर, वो जो 4 पिलर्स पड़े थे मोर और लेस वही यहाँ पे भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, जब आपने रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है तब एफर्ट करते हैं, लेकिन जब कोई रिफंड मांगता है तो आप मुंह छुपाते फिरते हैं या आप उससे पैसे मांगते हैं। वो कहता है जब आपको रिफंड भी देना हो तो उसी एफर्ट के साथ दें। रिस्पॉन्ड टू द वैलिड टैक्स पेयर रिफंड क्लेम विद द सेम डिलीजेंस। पहले तो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए मैक्सिमम काम करें। Educate taxpayer on their rights and responsibilities to ensure that highest possible level of voluntary compliance to the educate करना होता है हमने taxpayer को on their rights and responsibilities to ensure the highest possible levels of voluntary compliance to the। अच्छा जनाब, ये टैक्स इम्प्लीमेंटर्स की बात खत्म हो गई। मैं आपको अभी बताता चलूं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एथिक्स फॉर टैक्स इम्प्लीमेंटर्स। तो जनाब ये आपने अच्छे से याद करना है। पेपर में अगर इस चैप्टर में से 10 बार सवाल आया है तो 7 बार सवाल इस एरिया में से आए। सर, टैक्स प्रैक्टिशनर, सर I2PCO, ये याद रखिए, I फॉर इंटेग्रिटी। टैक्स प्रैक्टिशनर हम लोग हैं जो लोगों की रिटर्न्स फाइल करते हैं। तो वो कहता है कि टैक्स प्रैक्टिशनर के हवाले से कौन सी एथिक्स है जी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो इंटेग्रल रहे। दूसरा, इंटेग्रिटी के बाद दूसरा है, इंटेग्रिटी के बाद सेकंड पॉइंट है P फॉर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। सर, हर वो बंदा जो टैक्स प्रैक्टिशनर है उसकी काबिलियत होनी चाहिए। सर, ये काबिलियत कहां से आती है? क्वालिफिकेशन से। और कहां से आती है? ट्रेनिंग से। और कहां से आती है? क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। सॉरी जी। ड्यू केयर की, तो ड्यू केयर के बारे में कहा जाता है कि ड्यू केयर के साथ काम करें, यानी नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर के एंड पे कोई नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रैक्टिशनर का लिबास, उसकी कम्युनिकेशन, उसका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। सर, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो बंदा रिटर्न फाइल करने वाला है, रिटर्न फाइल करने के दौरान अगर उसे कोई इंफॉर्मेशन मिली तो वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखेगा और लोगों को। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबाइस्ड। सर, टैक्स प्रैक्टिशनर के फंडामेंटल प्रिंसिपल में या एथिक्स में ये चीज भी शामिल है कि वो ऑब्जेक्टिव हो, यानी अनबाइस्ड हो। ये नहीं कि एक बंदा बहुत अच्छा है, शरीफ लग रहा है उसको, तो उसको टैक्स कम लगा देंगे, किसी को टैक्स ज्यादा लगा देंगे। सबके लिए एक जैसे रूल्स अप्लाई होते हैं जी। वन बाय वन हम पढ़ते हैं। इंटेग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ऑब्जेक्टिविटी,
no, should not allow bias, conflict of interest and undue influence of other person. प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए, और शुड एक्ट डिलीजेंटली, यानी ड्यू केयर है, एक्ट डिलीजेंट. कॉन्फिडेंशियलिटी, शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी इंफॉर्मेशन एंड शुड नॉट डिस्क्लोज सच. इसका बिहेवियर को क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए. प्रोफेशनल बिहेवियर से क्या मुराद है, रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई करना चाहिए और अवॉइड ऐसे एक्शन से अवॉइड करना चाहिए जो कि प्रोफेशन को डीक्रेडिट या डिसक्रेडिट करें. सर अब आ गया हमारा एथिक्स फॉर टैक्स पे. हमने लेजिस्लेटर की एथिक्स भी पढ़ ली, हमने टैक्स इंप्लीमेंटर की एथिक्स भी पढ़ ली, हमने टैक्स प्रैक्टिशनर्स की एथिक्स भी पढ़ ली. इसको उसने कैटेगराइज किया 3 चीजों में. सर 3 तरह के लोग होते हैं, टैक्स पेयर का मिजाज 3 तरह का होता है. एक होता है यूटिलिटेरियन. सर ये यूटिलिटेरियन का लफ्ज यूटिलिटी से निकला है, जो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ी हुई है. वो कहता है, वही इकोनॉमिक्स वाली यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी कितनी डिराइव करता है. वो कहता है जो बंदा जितनी यूटिलिटी डिराइव करता है उसका उतना ही हक बनता है. जो बंदा जितनी यूटिलिटी डिराइव करता है उसका उतना ही हक बनता है कि वो उतना टैक्स जमा कराए. ये हमने पहले पॉइंट पढ़ा हुआ है. वो कहता है जी, कुछ लोग होते हैं यूटिलिटेरियन, वो कहते हैं कि अगर टैक्स जमा कराने से ओवरऑल यूटिलिटी इन द इकोनॉमी बढ़ रही है तो यस हम टैक्स जमा कराएंगे. दूसरा कहता है विर्चू एथिक्स. ये विर्चू एथिसिस्ट वो बंदा है, ये विर्चू एथिक्स जो है ये वो साहब होते हैं जो कहते हैं कि यार हम तो चाहते यही हैं कि ये नेक आदमी है, विर्चू से नेक यार लोग. ये वो बंदा है जो कहता है कि मैं टैक्स का पैसा दूंगा, उससे हुकूमत जो है वो गरीब लोगों पे पैसे खर्च करेगी, इससे अच्छा और क्या है, मुझे तो नेकी मिलेगी. ये विर्चू एथिक्स है. डियोंटोलॉजिस्ट है, ये कहता है भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इस वजह से ये टैक्स देता है. ये 3 तरह के लोग हैं. यूटिलिटेरियन जो कहता है कि यार मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए. विर्चू एथिक्स कहता है अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. और डियोंटोलॉजिस्ट कहता है कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसे नहीं करेंगे तो पकड़े जाएंगे. ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन भी है और टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा ये इनके मिजाज. अब जरा देखते हैं कि मोरालिटी फॉर टैक्स कंप्लायंस यूटिलिटेरियन की क्या होती है. वो कहता है टैक्स को कंप्लाई करना चाहिए या नहीं और उसकी क्या रीजन है. तो वो कहता है जनाब टैक्स को कंप्लायंस करना चाहिए, क्योंकि मैं टैक्स का पैसा दूंगा तो वो हुकूमत को दूंगा, हुकूमत इससे नई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके लोगों को देगी, जिससे ओवरऑल यूटिलिटी और ओवरऑल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी. तो जनाब यूटिलिटेरियन कहता है कि यस देना चाहिए. अच्छा, विर्चू एथिक्स ये कहता है मैं टैक्स दूंगा तो उससे और लोगों को फायदा होगा और लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो सर मैं तो टैक्स देना चाहूंगा. विर्चू एथिक्स भी कहता है. डियोंटोलॉजिस्ट कहता है कि भाई मैं टैक्स नहीं दूंगा तो मुझे पुलिस आगे पकड़ के ले जाएगी. डियोंटोलॉजिस्ट कहता है मैं टैक्स दूंगा तो मेरे पैसे से अस्पताल बनेंगे और रोड्स बनेंगे. ले जनाब थर्ड पॉइंट है, व्हाट इफ टैक्स कलेक्टेड इज यूटिलाइज्ड इन हेल्पिंग द पुअर. अगर जो टैक्स है कलेक्ट किया गया वो पुअर की मदद के लिए इस्तेमाल हो तो इसके बारे में यूटिलिटेरियन कहते हैं कि हाँ ठीक है, इससे ओवरऑल इकोनॉमी जो है उसमें यूटिलिटी बढ़ेगी, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, हम वो इससे राजी है. विर्चुअस कहते हैं हाँ इससे अच्छा और क्या है कि लोगों की खिदमत की जाए. तीसरा डेंटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम और लोगों का ख्याल रखें, इस वजह से वो भी इससे एग्री है. अच्छा जी, इसके बाद 2 टर्म्स. अच्छा ये आपने पढ़ लिया तो मैं पहले आपको वो 2 टर्म्स पढ़ा दूं. एक टर्म कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस और एक टर्म कहते हैं टैक्स इवेजन. जरा इसको समझिएगा. टैक्स इवेजन कहते हैं चोरी करने को, टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं एक्सप्लॉइट करने को. अब जरा टैक्स, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया.
अच्छा, एक बच्चा हुआ जिसने नहीं किया और वो कहता है मैंने होमवर्क किया है, वो झूठ बोल रहा है। और एक बच्चा खामोश रहता है, जवाब नहीं देता। तो जनाब, जो बच्चा खामोश रहा है इसने गलती नहीं की, लेकिन जिस बच्चे ने झूठ बोला कि हाँ मैंने किया जबकि नहीं बोला था, नहीं किया था, ये गलत है। बिल्कुल इसी तरह ही टैक्स एवेजन है, टैक्स की चोरी, टैक्स को चुराना। सर ये एक इलीगल काम है, इस पे आप पे केस हो जाता है। आप अपनी इनकम को या कम करके दिखाते हैं या टैक्स लायबिलिटी को कम करके दिखाते हैं या अपने एक्सपेंसेस को ओवरस्टेट करके दिखाते हैं, सर ये सारी टैक्स इवेजन है और ये चोरी है। और नॉर्मली इनकम टैक्स के केस में टैक्स इवेजन काफी ज्यादा की जाती है। अच्छा, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? कि कानून को मैनिपुलेट करना, कानून से कानून को एक्सप्लॉइट करना। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि कुछ अर्सा पहले एक प्रॉपर्टी टैक्स में एक नई प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी टैक्स में एक नया टैक्स लगा, और उन्होंने कहा कि हर वो बंदा जो एक किनाल के ऊपर के घर से रहता है, एक किनाल से ज्यादा का घर है, उस पे टैक्स लगेगा। और उन्होंने कहा कि ये लग्जरी टैक्स है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि हमारे एक दोस्त थे, वो रहते थे 1.5 किनाल के घर पे। तो उन्होंने एक लॉयर से बात की, तो लॉयर ने कहा कि आप ऐसा करें कि आपका 2 कनाल का घर है, तो 1 कनाल आप अपनी मिसेज को गिफ्ट कर दें। उसने एक डीड लिखवाई और 1 कनाल अपनी मिसेज को गिफ्ट कर दिया। अब वो लोग उसी घर में ही रह रहे हैं, लेकिन उनपे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता और उनका टैक्स बच गया है, उन्होंने टैक्स अवॉइड कर लिया। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस है ही यही, टैक्स अवॉइडेंस है ही यही कि आप टैक्स की प्रोविजंस को एक्सप्लॉइट करें, मैनिपुलेट करें अपने फायदे के लिए, सर टैक्स को बचाने के लिए। दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। अब उसने जो 1 कनाल अपनी बीवी को दे दिया और 1 कनाल अपने पास रखा, तो इसका क्लियर कट मतलब है कि उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने कोई इलीगल काम नहीं किया, लेकिन लीगल दायरे में रहते हुए, लीगल दायरे में रहते हुए, लीगल हदूद में रहते हुए उसने जो है वो काम किया है। तो ये दिस इज नॉट इलीगल, दिस इज लीगल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रूल्स और टैक्स लॉज। दूसरे नंबर पे है टैक्स अवॉइडेंस इज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय मींस that are within the laws while making a full disclosure of the material information to the tax authorities. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जनाब लोग करते ही हैं कि जी काम पाकिस्तान का होता है, लेकिन वो टैक्स डिडक्शंस चार्जिंग वन बिजनेस स्ट्रक्चर थ्रू इनकॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफशोर कंपनी इन द टैक्स हेवन। कुछ अपनी कंट्री को उस मुल्क में ले जाते हैं जहां पे टैक्स नहीं है, यानी टैक्स हेवन है। हेवन वो होता है जहां पे रेट कम होता है या रेट होता ही नहीं है टैक्स का। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा टैक्स हेवन अपनी कंपनी जो है उसको टैक्स हेवन किसी ऐसे मुल्क में ले जाता है जहां पे टैक्स नहीं है, तो इस केस में उसने टैक्स को क्या कर लिया? अवॉइड कर लिया। तो जनाब दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। अच्छा, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन, ये दो टर्म्स आपकी समझ में आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में मैं वापस इधर आया हूं। अब आपको समझ आ गया कि टैक्स अवॉइडेंस तो टैक्स को अवॉइड करने का नाम है। क्या यूटिलिटेरियन टैक्स को अवॉइड करेगा? यस, ये टैक्स को अवॉइड करता है। वर्च्यू एथिक्स के टैक्स को अवॉइड नहीं करता, जबकि डेंटोलॉजिस्ट जो है वो टैक्स को ना अवॉइड करता है ना इसको कंडेम करता है। एथिक्स ऑफ टैक्स पेयर की बात करें तो उसमें यूटिलिटेरियन, वर्च्यू एथिक्स और डेंटोलॉजिस्ट थे। हमने इसमें ये एक टेबल बना दिया है, इसको याद करने की जरूरत है। अगर ये आ जाए तो ये 5 से 7 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, और ये जो मटेरियल और डाटा है इसको आपने एज इट इज याद करना है। यही पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन भी बता दिया। विसल ब्लोअर कौन होता है जनाब?
Whistleblower means person who reports evasion of income tax to the competent authority to have power to take action against the person committing fraud, corruption or involved in evasion of tax leading to detection, collection of tax fraud and corruption. Sir, whistleblower वो होता है जो सीटी बजा रहा होता है. अच्छा, आप गौर करें, हमारे माशरे में अक्सर चौकीदार जो है उनके हाथ में गन नहीं होती और वो साइकिल पे जा रहे होते सोसाइटी में और सीटी बजा के जाते हैं. यानी वो विसल ब्लोअर है, वो जो सीटी बजा रहा है इसका मतलब ये है कि वो अलर्ट कर रहा है लोगों को कि भाई मैं मौजूद हूं. सर ये विसल ब्लोअर भी वो आदमी होता है जो टैक्स सीटी बजा के टैक्स वालों को मुतवज्जे कर देता है कि ये बंदा टैक्स चोरी कर रहा है. बस person who reports evasion of income tax to the competent authority, ऐसी अथॉरिटी जिसके पास पावर है कि वो एक्शन ले सके, committing fraud, corruption or involved in evasion of tax leading to detection or collection of tax fraud or corruption. सर ये whistle blower था.